नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश मिश्रा आपके ऑनलाइन परिवार साक्षी 247 में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, हमारी पिछली क्लासेस में, हमारी पिछली वीडियो में हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी को पढ़ा था और आज के क्लास की आगाज भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की जाती है। चलिए देखते हैं। आज सबसे पहला भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे जैसे इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इस अधिनियम के में आगे बढ़ेंगे, आपको यह महसूस होगा कि नहीं, वास्तव में यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें ध्यान में रखिएगा, यह भारत के लिए अंतिम और जटिल दस्तावेज था। ध्यान में रखिएगा, यह बात क्यों कही गई, क्योंकि इसके बाद कोई भी अधिनियम भारत में अंग्रेजों के द्वारा नहीं लाया गया। ठीक है, क्यों नहीं लाया गया उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ध्यान में रखिएगा, इसमें कुल मिला जुला करके लगभग अनुच्छेद 321 था, भाग 14 था और अनुसूची 10 थी। ठीक है, कितने कुल अनुच्छेदों की संख्या 321 थी, भाग कितना था, 14 था और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 10 थी। यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जब हमारे संविधान की बनने की प्रक्रिया हुई और जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तो लगभग 250 अनुच्छेद, कितने 250 अनुच्छेद इस अधिनियम के द्वारा या तो वैसे ही या तो कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करके हमारे संविधान में रख लिया गया। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी यह थी कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। किसमें? केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई। थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, पिछली कक्षा में बताया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यह द्वैध शासन प्रांतों में लागू था। किस में लागू था? प्रांतों में लागू था, परंतु इसको समाप्त करके भारत के केंद्र में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इसमें अगला इंपॉर्टेंट कार्य क्या हुआ था, तो इसमें अगला इंपॉर्टेंट कार्य यह हुआ था कि संघीय न्यायपालिका की स्थापना कर दी गई। क्या कर दी गई? संघीय न्यायपालिका की स्थापना कर दी गई, जिसमें कुल 6+1 सदस्य थे। कितने थे? 6+1 सदस्य थे। 6+1 सदस्य थे, अर्थात इसमें कुल शुरुआत में कितने थे? 7 सदस्य थे। वर्तमान में इसकी संख्या 33+1 है, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, परंतु इसमें 6 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। इन 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय भी थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 भारतीय थे। कितने? 2 भारतीय थे। कितने लोग थे? 2 भारतीय थे। एक थे M.R. जैकब और दूसरा M.S. सुल्तान। पहले कौन थे? M.R. जैकब और दूसरा कौन थे? M.S. सुल्तान। M.S. सुल्तान। और उस समय जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वह थे मॉरिस ग्वेयर।
कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। ध्यान में रखिएगा, इसके पहले भी हमारे भारत में एक संघीय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, परंतु वह भारत से संबंधित न होकर के कलकत्ता से संबंधित था। भारत शासन अधिनियम 1773 ईस्वी जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे थे। आगे जब हम लोग चलेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगला कार्य जो हुआ था, इसमें शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। किसका? शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था और इस विभाजन में 3 अनुसूचियां मुख्य रूप से बनाई गई थी। एक केंद्र अनुसूची और एक प्रांत अनुसूची और एक समवर्ती अनुसूची। समवर्ती अनुसूची केंद्र में 59 विषय थे, राज्य में 54 विषय थे। केंद्र में 59 विषय, राज्य में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अब यह अनुसूची क्या थी, यह शक्ति का बंटवारा क्या था, तो समझने का प्रयास यह करिए कि जब हमारे भारत को संघ के रूप में मान्यता दे दी गई या मान्यता देने की प्रक्रिया कर दी गई तो उसमें एक बात यह आ जाएगी कि अब शक्तियों के बंटवारों से संबंधित बंटवारा भी होगा। क्यों? क्योंकि इस पर केंद्र भी कार्य करेगा, राज्य भी कार्य करेगा, कुछ ऐसे विषय होंगे जिस पर यह दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। इसलिए केंद्र अनुसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विकास किया गया। केंद्र में जो 59 विषय थे इस पर केवल और केवल केंद्र ही कानून बना सकता था, जबकि प्रांत के पास 54 विषय थे और इस पर प्रांत कानून बना सकता था। और समवर्ती सूची जो हमारी थी इसमें 36 विषय थे, इसमें केंद्र और प्रांत दोनों का कानून मान्य होगा, परंतु अगर कोई समस्या होती है तो उसमें केवल और केवल केंद्र का कानून मान्य होगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि इसमें अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी। किसको? वायसराय को दे दी गई थी। और वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? संघ के पास है। ठीक है, आगे चलेंगे। यहीं से हमारा यह अधिनियम समाप्त होता है। अगला अधिनियम हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942। स्थिति यह होती है कि लगभग 1935 के 7 वर्षों के बाद क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्यों आता है, किस लिए आता है, किस समझौते के लिए आता है और इसमें क्या क्या बातें थी, इसको हम लोग इस अधिनियम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, इस मिशन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो यह पूछता है कि क्रिप्स मिशन के अंतर्गत कौन व्यक्ति आया था। तो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत स्टेफोर्ड क्रिप्स आए थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स महोदय आए थे। यह क्यों आए थे? तो उस समय तात्कालिक विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो इंग्लैंड की जनसंख्या बहुत अधिक तो नहीं थी और इंग्लैंड के वासी अंग्रेजी कंपनी भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजता है। उसमें यह बात होती है कि अगर भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध होने के समाप्त होने के बाद तुरंत भारत को आजाद कर दिया जाएगा। परंतु इसमें कुछ चीजें ऐसी भी थीं जो कि बहुत ही खतरनाक और जटिल थीं। जैसे इसमें यह बात बताया गया था कि इसमें भारत में जितने भी राज्य हैं या देशी रियासतें हैं, यह स्वतंत्र रूप से या तो भारत में सम्मिलित हो सकती हैं या तो स्वतंत्र रूप से अपना राज्य बना सकती हैं। अगर यह समझने का प्रयास करें तो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने की बात कह दी गई थी। इसलिए बहुत सारे लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। जैसे किसने किसने स्वीकार नहीं किया? तो सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम लीग ने
मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आप लोगों को पता है कि 1940 के आसपास चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था, उसने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और पाकिस्तान शब्द के प्रयोग से आशय यह है कि इन लोगों के दिमाग में एक बात यह थी कि भारत का बंटवारा सांप्रदायिकता के आधार पर होगा, जबकि इसमें यह बात नहीं की गई थी। इसमें यह बताया गया था कि जो राज्य या जो हमारे रियासतें हैं, यह अपने स्वेच्छा से या तो भारत में शामिल हो सकती हैं या तो भारत में शामिल नहीं हो सकती हैं। जबकि मुस्लिम लीग की बात यह थी कि सांप्रदायिकता के आधार पर देश का बंटवारा होना चाहिए, देश का बंटवारा होना चाहिए, और इसमें यह बात नहीं थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया? स्वीकार कर दिया। गांधी जी ने क्या कहा? तो गांधी जी ने कहा था कि यह बाद की तिथि का चेक है। गांधी जी के द्वारा एक बात बताई गई थी इसके बारे में, बाद की तिथि का चेक है। चेक है। और नेहरू जी ने कहा था कि यह टूटते हुए बैंक का, नेहरू ने क्या कहा था? नेहरू जी ने कहा था यह टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक है। उत्तर दिनांकित चेक है। पट्टाभी सीतारमैया जी ने कहा था कि यह अगस्त प्रस्ताव का केवल संस्करण मात्र है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। तो सीतारमैया ने क्या कहा था? सीतारमैया ने कहा था अगस्त प्रस्ताव का संस्करण मात्र है। कुल मिलाजुला के क्रिप्स मिशन भारत में फेल रहा, क्रिप्स मिशन को अपनाया नहीं गया था। ठीक है, अगला हमारा अधिनियम या जो मिशन आता है, जो योजना आती है, वह कैबिनेट मिशन आती है। कैबिनेट मिशन 1946। स्थितियां क्या होती हैं कि 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ब्रिटेन में आम चुनाव होता है। जब ब्रिटेन में आम चुनाव हो जाता है तो उसमें एक व्यक्ति थे क्लीमेंट एटली महोदय। क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में वहां लेबर पार्टी चुनाव जीत जाती है। चुनाव जीतने के बाद क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात अपने संसद में इन्होंने यह पेश करवा दिया और कह दिया कि भारत को आज़ाद होने का पूरा अधिकार है और भारत को आज़ाद करना चाहिए। और इसी के लिए, भारत को आज़ाद होने के लिए ही उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद से एक 3 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसे हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। इन 3 सदस्यों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला व्यक्ति था स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरे व्यक्ति हमारे जो थे वह लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे। लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। और तीसरे व्यक्ति थे A.V. अलेक्जेंडर महोदय। ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस उस समय भारत के सचिव थे, भारत सचिव, और इस मिशन की अध्यक्षता भी कर रहे थे। इस मिशन की अध्यक्षता। तो प्रश्न पूछता है कि इस मिशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस कर रहे थे। इसके आगे स्टेफोर्ड क्रिप्स को देखेंगे तो यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे।
व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और एवी अलेक्जेंडर कौन थे? तो एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री थे। अब कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य केवल दो ही था, जिसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। कैबिनेट मिशन का दो कार्य मुख्य था, जिसको हम लोग अभी देखते हैं। पहला जो कार्य था, पहला कार्य जो था वह यह था कि भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपना, भारत की सत्ता भारतीयों को सौंपना। और दूसरा जो कार्य इसका महत्वपूर्ण था, यह था भारत में संविधान सभा का निर्माण करना, भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन जब भारत पहुंचा तो भारतीयों के द्वारा सबसे पहले अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार के गठन में अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल बनते हैं, उपाध्यक्ष पीटी नेहरू बनते हैं, श्रम मंत्री जगजीवन राम होते हैं, वित्त मंत्री लियाकत अली होते हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे लोग बनते हैं। लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था, इसमें शुरुआत में कुल 13 लोग थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग की बातों को इस अधिनियम में, इस मिशन में भी नहीं माना गया था। तो उस समय तात्कालिक वायसराय लॉर्ड वेवेल महोदय ने मुस्लिम लीग से बात किया और यह कहा कि आप सरकार के अंदर रह के सरकार का विरोध करें, सरकार के बाहर रख के विरोध करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तब इनकी बातों को समझकर मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार की गठन में भाग लेती है। तो इसमें पहले जो 13 सदस्य हुआ करते थे, इसमें से 3 सदस्यों को क्या किया गया? निकाल दिया गया और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इसमें शामिल कर दिया गया। और कुल मिला के बाद में यह हमारा जो अंतरिम मंत्रिमंडल था हमारे भारत का, इसमें कुल 15 सदस्य हो जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वित्त मंत्री पूछता है कि उस समय वित्त मंत्री जो थे वह मुस्लिम लीग के थे, मुस्लिम लीग के थे। और उनका नाम क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, उनका नाम दिमाग से उतर रहा है, हम भी बताते हैं आप लोगों को। लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली, लियाकत अली थे। क्लियर हो गया? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसमें यह करना था कि संविधान सभा के गठन की बात करनी थी कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं संविधान। दूसरा कार्य मुस्लिम लीग का क्या था, हमारे कैबिनेट मिशन का क्या था? तो कैबिनेट मिशन का दूसरा कार्य था संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण। अब संविधान सभा का निर्माण कैसे होगा? तो इसमें कुछ बातें स्थापित की गई, बताई गई, जैसे 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट उतारा जाएगा। चुनाव जो होगा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा। क्या होगा? चुनाव होगा, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। इसके आगे जब चर्चा की गई तो बताई गई कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 नियत की गई। कितनी? 389। इस 389 सीट में क्या क्या कैसे बांटा गया था इसको देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो 389 में सामान्य वर्ग जो था उसको 213 सीटें मिली थी।
मुस्लिम लीग को उन्यासी सीट मिली थी। उन्यासी सीट मिली थी और अन्य को, इन दोनों के बाद जो शेष थी वह सीटें मिली थी, लगभग 93 के आसपास या फिर 92 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो चुनाव का परिणाम क्या निकला। चुनाव के परिणाम में कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी और अन्य निर्दल प्लस अन्य पार्टी मिला के 15 सीटें थी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली कक्षा में मिलते हैं तो इस पर चर्चा बहुत अच्छे से होगी कि परिणाम क्या निकला, कितने चीफ ऑफ कमिश्नर थे, कितने देसी रियासतें थी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें।